हेलो एवरीवन। ये एक स्पेशल वीडियो है ऑन डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पर। इस वीडियो से एवरी ईयर गेट में क्वेश्चन आता ही है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का। गेट 2023 में भी क्वेश्चन नंबर 24 इस टॉपिक से ही है एंड ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है। सो इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। ये 3 वीडियो का सीरीज है जिसमें ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है एंड डिफेक्ट्स को डिटेल्स में कवर किया गया है। तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को डिस्कस करने से पहले हम एक फ्लो चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। कैसे कोई भी स्टील का प्रोडक्ट जो आपके आसपास अभी दिख रहा होगा, जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं या फिर फर्नीचर्स में यूज होता है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में यूज होता है, कोई भी प्रोडक्ट वो एक्चुअली बनता कैसे है उसका एक फ्लो चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ब्लास्ट फर्नेस है। ब्लास्ट फर्नेस का प्रोडक्ट होता है लिक्विड आयरन, या फिर उसको हम लोग हॉट मेटल भी कहते हैं। ओके, तो ये हॉट मेटल जो है इम्प्योर होता है, इसमें बहुत ज्यादा कार्बन परसेंटेज हाई होता है एंड बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, सल्फर, सिलिकन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको हम लोग थोड़ा प्यूरिफाई करते हैं। ओके, तो इसका जो प्यूरिफिकेशन होता है वो होता है स्टील मेकिंग प्रोसेस में। स्टील मेकिंग प्रोसेस में जो भी अनडिजायर्ड इम्प्योरिटीज हैं उसको हम लोग रिमूव करते हैं, डिजायर्ड मेटल्स को ऐड भी करते हैं, एलॉय एडिशंस भी करते हैं। और जो भी हमें प्रॉपर्टी चाहिए फाइनल प्रोडक्ट में, उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी एलॉय चाहिए उसको हम लोग ऐड करेंगे, जो एलॉय नहीं चाहिए उसको रिमूव करेंगे। लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब इसी प्रोसेस में बनता है। तो ये जो स्टील मेकिंग में जो हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, उसके जो प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट स्टील ही होता है। अभी ये जो स्टील है ये होता है लिक्विड फॉर्म में। ओके, ये लिक्विड फॉर्म में ही होता है। तो अभी लिक्विड फॉर्म में तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हमको सबसे पहले इसको तो सॉलिडिफाई करना होगा, राइट। इसको हम लोग को सॉलिडिफाई करना होगा, उसके बाद ही हम इसको यूज कर पाएंगे। नाउ स्टील जो है वो सॉलिड बन गया, उसके बाद जो सॉलिड बना उसको हम लोग डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के थ्रू प्रोसेस करते हैं। ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के थ्रू प्रोसेस करेंगे टू गिव अस द फाइनल प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, या फिर कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, जो भी हो, ऑटोमोबाइल में। ओके, और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 5 है नंबर, जो कि हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग उसके डिफेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। ये फ्लो चार्ट था आपका आयरन या स्टील प्रोडक्ट्स के लिए, फाइनल प्रोडक्ट के लिए। अभी तो हमारे पास अदर मेटल्स के भी प्रोडक्ट्स होते हैं, अल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, लेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनकी क्या प्रोसेसेस है? तो इनका जो भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होगा, डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है, उससे इनको हम लोग पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो इनका okay, तो ये जो एक्सट्रैक्ट होने के बाद मे बी ये मेटल्स में भी लिक्विड में हो या सॉलिड स्टेट में हो। अगर लिक्विड स्टेट में होंगे तो उनको सॉलिडिफाई करना होगा, और अगर सॉलिड स्टेट में होंगे तो फिर डायरेक्टली उनको हम लोग यहाँ इस स्टेप पे ले आएंगे। उसके बाद ये भी सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो होता है 5: रोलिंग, फोर्जिंग, वायर ड्राइंग, एक्सट्रूजन एंड शीट मेटल फॉर्मिंग। ये सारे प्रोसेस के थ्रू जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन उसको हमारा क्या फाइनल प्रोडक्ट है और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो ये एक सिंपल फ्लो चार्ट था। अब हम आगे प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला प्रोसेस है रोलिंग। तो रोलिंग क्या होता है? It is process of plastically deforming metal by passing it between two rolls। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 रोल्स हैं। एक आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो इस साइड से हम लोग जो मेटल है, सॉलिडिफाइड मेटल था हमारा, उसको एंटर करवाएंगे, और इस साइड से हमें जो एग्जिट साइड है, इस साइड से हमें डिफॉर्म मेटल मिलेगा।
अब इस प्रोसेस को डिटेल्स में जानने से पहले हम लोग ये वाला फ्लो चार्ट थोड़ा देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये है इनगट। ओके, तो इनगट क्या होता है? इनगट जो मैंने अभी डिस्कस किया था, स्टील जो हमारा बनता है, लिक्विड स्टील, उसको हम लोग सॉलिडिफाई करते हैं। तो सॉलिडिफाइड हम लोग इसी फॉर्म में करते हैं, क्यूबॉइड के फॉर्म में करते हैं। बहुत बड़ा बड़ा क्यूबॉइड होता है, उसके फॉर्म में सॉलिडिफाई करते हैं और उसको हम लोग इनगट कहते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट सॉलिडिफाइड स्टील है हमारा। अब इसको हम लोग फर्दर रिड्यूस करते हैं ब्लूम में, स्लैब में और बिलेट में। तो ये तीन चीज, इनगट को पहले ये तीन चीज में रिड्यूस किया जाता है, और इस इन तीन चीजों को, यानी कि ब्लूम, स्लैब और बिलेट, इनको हम लोग कहते हैं सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। अभी इसके बाद हम लोग फर्दर ब्लूम से इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ये देखिए आप, हमारा रेलवे ट्रैक है। स्लैब से हम लोग शीट बनाते हैं और शीट से फर्दर कॉइल्स बनाते हैं। बिलेट से हम लोग बार बनाते हैं, फिर वहां से रॉड, रॉड से वायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अलग प्रोसेसिंग चला जाएगा। सो जब इनगट से ये ब्लूम, स्लैब और बिलेट में कन्वर्जन हो रहा है, वहां पे हम लोग बल्क डिफॉर्मिंग प्रोसेस यूज करते हैं, जैसे रोलिंग हो गया, फोर्जिंग हो गया। ओके, फिर इसके बाद फर्दर प्रोसेस यूज करते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे में। ओके, नाउ आप थोड़ा देख लेते हैं ये ब्लूम, स्लैब और बिलेट, इनमें क्या डिफरेंस है। तो जो ब्लूम है आपका, ये एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता है, और उसका जो एरिया होगा वो ग्रेटर देन 230 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बिलेट है ये लेंथ ऑफ अ मेटल दैट इज राउंड और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ये राउंड और स्क्वायर दोनों ही हो सकता है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा आपका लेस देन 36 इंच स्क्वायर, या फिर 230 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो स्लैब है, ये एक्चुअली रेक्टेंगुलर होता है इन शेप, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, और जो विड्थ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस इट्स थिकनेस होना चाहिए। अब हम लोग वापस से रोलिंग पे आते हैं। तो ये जो इनगट है, इसको हमने यहाँ रोल्स के बीच में डाला, और हमें फाइनल प्रोडक्ट में या तो ब्लूम, या तो स्लैब, या तो बिलेट मिल गया। इसको फोर्जिंग से भी कर सकते हैं, पर जनरली रोलिंग से किया जाता है। ओके, अभी एक और इम्पोर्टेंट बात। अभी मोस्ट ऑफ द स्टील प्लांट में ये इनगट रूट जो है, ये खत्म हो चुका है। मीन्स अब इनगट नहीं बनाते। अभी इंट्रोडक्शन हो गया है कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन का। कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन का, ओके। तो ये कास्टिंग मशीन क्या करता है, इसमें हम लोग प्योरिफाइड स्टील को डालते हैं, और इसके जो एंड प्रोडक्ट है वो हमें सॉलिडिफाइड ब्लूम, स्लैब या बिलेट मिल जाता है। तो कंटिन्यूअसली कास्ट होता चला जाता है। तो इनगट को सॉलिडिफाई करने का, फिर उसको ब्रेक डाउन करने का, ये प्रोसेस ही अब रिमूव हो गया। अब हमारे पास जो स्टील प्लांट में, एसएमएस में, जहाँ पे स्टील बनती है, एसएमएस स्टील मेल्टिंग शॉप, वहां पर लिक्विड स्टील बनती है, और वहीं से लिक्विड स्टील कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन में जाती है, और वहां से हमें प्रोडक्ट मिलता है सॉलिडिफाइड ब्लूम, स्लैब और बिलेट। और फिर हम लोग रेस्ट फर्दर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस करके हमारा फिनिश प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब जो रोलिंग प्रोसेस होती है ना, ये टू टाइप्स की होती है। एक होती है हॉट, और दूसरी होती है कोल्ड। ये तो हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग, मतलब कोई भी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है वो दो टाइप का होता है। टेम्परेचर के बेसिस पे वो दो टाइप का होता है, एक हॉट वर्किंग, दूसरा कोल्ड वर्किंग। अगर रोलिंग है तो इसको हम हॉट रोलिंग कहेंगे, कोल्ड रोलिंग कहेंगे। फोर्जिंग है तो हॉट फोर्जिंग और कोल्ड फोर्जिंग, इस तरीके से। ठीक है, तो जनरली ऐसा लोग समझते हैं कि हॉट रोलिंग या हॉट फोर्जिंग है जो भी है, इसमें हॉट बोल दिया तो ये हाई टेम्परेचर पे होगा, कोल्ड बोल दिया तो रूम टेम्परेचर पे होगा, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो हॉट रोलिंग में हमारा जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो अब ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है? The temperature at which 50% of the cold work metal recrystallizes in 1 hour। वो एक मेटल है
ये सपोज कोई एक मेटल है, तो इसको हम लोग कोल्ड वर्क करें तो 50% ऑफ कोल्ड वर्क, मतलब इस मेटल का जो वॉल्यूम है वो अगर 50% वॉल्यूम में कोल्ड वर्क कर देते हैं हम लोग, ओके कोल्ड वर्क कर देते हैं हम लोग, तो ये वापस जो है रिक्रिस्टलाइज कर जाएगा। इसको किसी टेम्परेचर पे हम इसको इसको हीट ट्रीटमेंट देंगे एट सम टेम्परेचर टी। तो जिस टेम्परेचर पे अगर ये 50% कोल्ड वर्क मेटल रिक्रिस्टलाइज कर जाता है इन 1 आवर, 1 आवर के टाइम में रिक्रिस्टलाइज कर जाता है, वो हो जाता है आपका टेम्परेचर ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए। नाउ अभी जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है किसी भी प्योर मेटल के लिए, जनरली इसकी वैल्यू जो होती है वो 0.3 to 0.4 टाइम्स टाइम्स मेल्टिंग टेम्परेचर होती है। ओके और अगर एलॉय है तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.5 टाइम्स मेल्टिंग टेम्परेचर। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर जो हम इस फॉर्मूला में यूज करेंगे वो मस्ट बी इन केल्विन। ओके ऐसा नहीं कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो 0.5 इंटू जो डिग्री सेल्सियस में जो जो भी टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर दे तो जो टेम्परेचर है वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा, नहीं। ये मेल्टिंग टेम्परेचर जिस भी मेटल का हम लेंगे उसको केल्विन में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर 0.5 या 0.3 या 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन वो प्योर मेटल है या एलॉय है, एंड देन जो टेम्परेचर आएगा वो होगा हमारा रिक्रिस्टलाइजेशन इन केल्विन। अब हमको अब डिग्री में चाहिए तो फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद उस टेम्परेचर को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हॉट रोलिंग का कंडीशन यही होता है कि जो आपका टेम्परेचर है वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। एंड कोल्ड रोलिंग में रूम टेम्परेचर नहीं, वो टेम्परेचर जिस पे वर्किंग हो रहा है वो इस यानी कि टी रिक्रिस्टलाइजेशन से कम होना चाहिए। ये दो कंडीशन है हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग का। हॉट रोलिंग या हॉट फोर्जिंग हो सकता है, कोल्ड रोलिंग या कोल्ड फोर्जिंग हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके तो अब हम लोग आते हैं डिफेक्ट्स इन रोलिंग। ओके तो रोलिंग में जो रोल्स है जनरली रोलिंग में जो रोल्स है और जो रोलिंग मिल है, रोल एंड जो आपका रोलिंग मिल होता है, ये दोनों ही इलास्टिकली डिफॉर्म करता है, और जो वर्कपीस होता है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म करता है। ओके तो ये जो डिफरेंस है इनके इनके डिफॉर्मेशन में, इसकी वजह से बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं हमारे रोड प्रोडक्ट में जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला डिफेक्ट है वेवी एज। इट ऑकर्स ड्यू टू अनइवन थिकनेस रिडक्शन अक्रॉस द विथ ऑफ द स्ट्रिप या फिर शीट। अभी शीट और स्ट्रिप में क्या डिफरेंस है ये वीडियो के आगे में मैंने डिस्कस किया है, तो अभी इसको रहने देते हैं, अभी हम वेवी एज पे आते हैं। तो ये डिफेक्ट जनरली अराइज होता है रोल गैप्स की वजह से। तो ये दो रोल्स होते हैं हमारा रोलिंग में, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल होता है। किसी में दो रोल्स होता है, किसी में तीन, किसी में चार, क्योंकि वो बाद में डिस्कस करेंगे जब रोलिंग हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें। अभी यहाँ पे आते हैं। तो ये जो दो रोल्स है, इनके ये दो रोल्स के बीच में एक गैप रहना है जिसमें मेटल का रिडक्शन होता है। अभी ये गैप वो परफेक्टली पैरेलल हो तभी होगा जब ये दोनों रोज अपने अपने एक्सिस के अलोंग एक दूसरे के परफेक्टली पैरेलल हैं। तो बहुत बार होता है कि ऐसा नहीं हो पाता है, या फिर बहुत रोलिंग होते होते ये जो गैप है ये पैरेलल नहीं रह पाता है, ये थोड़ा डिफ्लेक्शन हो जाता है, मीन्स कि एक तरफ थिकनेस ज्यादा एक तरफ थिकनेस कम इस टाइप का हो जाता है। ओके और जब ऐसा होता है कि वन साइड ऑफ द शीट, अगर जो शीट इधर से पास होगा, वन साइड ऑफ द शीट है वो वो ज्यादा इलोंगेट करेगा या करेगा एज कंपेयर टू अदर, दूसरे साइड से यहाँ पे गैप ज्यादा है, यहाँ पे गैप कम है और यहाँ पे गैप ज्यादा है, तो इस साइड में जो शीट होगा वो ज्यादा इलोंगेट करेगा एज कंपेयर टू दिस दिस साइड। और जो रोलिंग में क्या होता है हम लोग वॉल्यूम और विड्थ को कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं करना होता है, ठीक है। ऐसा होने से क्या होगा, शीट्स में जो है कर्व आ जाएंगे इस तरीके से और हमारा वेवी एज डिफेक्ट अराइज करेगा।
तो ये है हमारा वेवी एज। आप देख सकते हो इस टाइप का वेव बन रहा है शीट के एज पे, तो ये वेवी एज डिफेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट है जिपर क्रैक। ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया जो कंडीशन जब रोल्स के बीच का गैप्स पैरेलल नहीं होता है, तो उस वक्त जो शीट है ना उस पे कुछ इस तरीके का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये मान लेते हैं हमारा शीट है। ओके, तो सेंटर ऑफ द शीट पे टेंसाइल सेकेंडरी टेंसाइल फोर्सेस लगते हैं, और जो एज है उस पे कॉम्प्रेसिव फोर्स लगता है। अब ये डिफरेंस की वजह से जो सेंटर है उसका एक्सपैंड करने का टेंडेंसी हो जाता है, और एज का कॉन्ट्रैक्ट करने का टेंडेंसी हो जाता है। तो इसकी वजह से सेंटर में जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से सेंटर में ना क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं थोड़े थोड़े, और उसको हम लोग कहते हैं जिपर क्रैक्स। जिपर क्रैक्स, ये इस तरीके के क्रैक्स, शीट है, शीट के सेंटर पे इस तरीके से क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, और ये हमारा हो गया जिपर क्रैक। ओके, अब हमारा, अब इसको करेक्ट कर सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग रॉल्स जिसका थोड़ा कॉन्वेक्स शेप हो, उसको हम लोग कैम्बर भी कहते हैं। ओके, तो रॉल्स रॉल्स जिसमें कैम्बर हो, मतलब कि स्लाइटली उसका कॉन्वेक्स शेप हो, इस तरीके का शेप हो थोड़ा, उसको यूज करने से इस टाइप का वेवी एज एंड जिपर क्रैक्स टाइप के डिफेक्ट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगर ये जो रोल्स है जो हम लोग कैम्बर यूज करते हैं, ये थोड़ा ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाए, ओके, इस तरीके से थोड़ा ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाए, तो क्या होगा ना, सेंटर ऑफ द शीट विल बी इलोंगेटेड मोर देन द एज, एंड शीट विल हैव सेंटर बकल। अभी सेंटर पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा ज्यादा कॉन्वेक्स होने की वजह से, तो सेंटर ज्यादा इलोंगेट कर जाएगा, और हमारा सेंटर बकल फॉर्म होगा शीट में। ये देखिए, ये आपका एक रोल्ड शीट है, आप यहाँ सेंटर पे देख सकते हैं हम्प्स बने हुए हैं, बहुत सारे हम्प्स बने हुए हैं यहाँ पे, ये सब देख सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सेंटर बकल डिफेक्ट, ये अलोंग द सेंटर में होता है। ओके, अब इसको हम लोग करेक्ट करने के लिए स्ट्रेच लेवलिंग यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट पे, जो कि है एज क्रैकिंग। ये भी हमारा इनहोमोजेनियस डिफॉर्मेशन की वजह से होता है, और आई शुड से इनहोमोजेनियस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से। नाउ शीट को ऐसा मान लेते हैं हम लोग, और अब हम लोग, ये हमारा एक रोलिंग शीट है, और ये है हमारा रोलिंग डायरेक्शन। ओके, रोलिंग डायरेक्शन। ओके, as rolling occurs, all elements of the workpiece across the width will have same tendency to expand laterally। अभी ये इसका lateral डायरेक्शन हो जाएगा, तो इस lateral डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो भी जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका सेम टेंडेंसी होगा एक्सपैंड करने का, राइट। नाउ दिस स्प्रेड, जो एक्सपेंशन होगा वो कौन अपोज करेगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ओके, इस ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है, जो ट्रांसफर डायरेक्शन में जो एलिमेंट्स एक्सपैंड कर रहे हैं उसके टेंडेंसी को कम करेगा, मतलब उसको अपोज करेगा। ऑल्सो ये फोर्स हाई होगा एट द सेंटर ऑफ द शीट, सो दैट द एलिमेंट इन द सेंटर रीजन स्प्रेड मच लेस देन द आउटर रीजन। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो सेंटर होगा ना शीट का, तो ये जो इस तरीके से है हमारा, तो ये जो सेंटर पार्ट है इस पार्ट में ये फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स हाई होगा, तो जो सेंटर पार्ट में जो एलिमेंट्स होगा वो कम एक्सपैंड करेगा एज कंपेयर टू द एज में जो एलिमेंट्स हैं। ओके, तो इसका मतलब थिकनेस जो है, थिकनेस रिडक्शन जो हो रहा है इन द सेंटर में जो होगा, वो जो थिकनेस रिडक्शन जितना भी हो रहा है सेंटर में, वो इस शीट के लेंथ को इंक्रीज करने में चला जा रहा है, वाइल
थिकनेस रिडक्शन जो एज में जितना भी थिकनेस रिडक्शन हो रहा है वो थोड़ा स्प्रेड करा रहा है एलिमेंट्स को, राइट। लैटरल स्प्रेड हो रहा है, एंड सिंस सेंटर एंड एज के बीच में कंटिन्यूटी मेंटेन रहना ही है, तो एज जो है हमारा, जो एज होगा वो टेंसाइल फोर्स को फील करेगा, ओके। और सेंटर जो होगा हमारा, सेंटर में कॉम्प्रेशन रहेगा, ओके। और इसकी वजह से कुछ इस तरह का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप हो जाएगा, ओके। सेंटर में कॉम्प्रेशन और एज पे टेंशन, राइट। ये रोलिंग डायरेक्शन में है। इस तरह का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और इसकी वजह से हमारा एज जो है वो क्रैक हो जाता है। और जो हमारा डिफेक्ट हो जाता है वो हो जाता है एज क्रैकिंग। जो एज है वो इस तरीके से क्रैक कर जाता है क्योंकि इधर टेंसाइल फोर्स, हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ लग रहा होता है, ओके। इस तरीके का दिखता है, ओके। अभी अगर यही कंडीशन बहुत सीवियर हो जाता है, बहुत बार जो शीट है वो बीच से ही स्प्लिट हो जाती है, इस तरीके से ये बीच से ही स्प्लिट हो गई, ओके। तो अभी जो कंडीशन मेंशन किया वो विथ ऑफ द शीट के अलोंग था, अब सेम चीज हम थिकनेस के अलोंग देखेंगे, ओके। तो अगर लाइट रिडक्शन हो रहा है, अगर रोलिंग जो है वो लाइट रिडक्शन हो रहा है, अगर थिकनेस के अलोंग देखे तो जो हमारा शीट है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ओके। क्योंकि ये सरफेस पे आ, मैंने कहा लाइट रिडक्शन हो रहा है, तो लाइट रिडक्शन सिर्फ सरफेस तक ही रह रहा है, सेंटर ऑफ द शीट पे नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से सेंटर ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर रहा है और अपर पार्ट जो है, सरफेस पार्ट जो है शीट का, वो एक्सपैंड कर रहा है, ओके। तो ये जो ओवर हैंगिंग मटेरियल है यहाँ पे दोनों साइड से, ये चीज को आप इमेजिन कीजिए शीट के थिकनेस के अलोंग, मीन्स कि आप थिकनेस आपके आंख के सामने शीट का थिकनेस है, ओके। तो ये जो ओवर हैंगिंग मटेरियल है यहाँ पे कंप्रेस नहीं हो रहा, बट इट इज फोर्स टू इलोंगेट बाय मटेरियल नियर द सेंटर, ओके। तो ये इस डायरेक्शन में इलोंगेट कर रहा है, कंप्रेस नहीं हो रहा, इलोंगेट हो रहा है। और ऐसा होने से यहाँ पे सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा, ओके। एंड फिर से एक एज क्रैकिंग हो जाता है। ये भी एक क्रैकिंग ही था, एज क्रैकिंग ही था, बट इसको हम थिकनेस के अलोंग देखें, राइट। अब हम मान लेते हैं कि जो रिडक्शन है वो हैवी रिडक्शन हो रहा है, मीन्स कि अब इस तरह अब प्रीवियस केस की तरह ओवर हैंगिंग पार्ट्स नहीं होगा, थिकनेस के अलोंग जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट, ओके। तो अब क्या होगा, ये थिकनेस के अलोंग है और ये सेंटर लाइन है, सपोज हम मान लेते हैं। तो ये सेंटर लाइन के ऊपर साइड, मतलब एज के अलोंग जो है यहाँ पर टेंशन फोर्स रहेगा, ओके। क्योंकि अब हैवी रिडक्शन हो रहा है तो सेंटर जो है वो ज्यादा एक्सपैंड कर रहा होगा, ओके। और एक बैरल एज प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर भी एज पे टेंशन टेंशन रहेगा दोनों ही तरफ एज पे, और सेंटर के अलोंग जो है कंप्रेशन फोर्स रहेगा, ओके। और इसकी वजह से एज पे हमारा सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स डेवलप हो गया, तो फिर से वहां पे एज क्रैकिंग हो जाएगा। अब अगर कोई भी मेटलर्जिकल डिफेक्ट प्रेजेंट है इस स्लैब में जिसका हम लोग रोलिंग कर रहे हैं सब, और अलोंग द सेंटर लाइन कोई मेटलर्जिकल डिफेक्ट जैसे कि इंक्लूजन्स हो गया या फिर वॉइड्स हो गया, कुछ भी इस तरीके का, तो उस पर्टिकुलर एरिया पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा और वहां पे क्रैक डेवलप करेगा। और जो स्लैब है वो फ्रैक्चर होगा अलोंग द सेंटर हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइक एन एलिगेटर्स माउथ, और इसी डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं एलिगेटरिंग, कि इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग ही ये सेपरेट हो गया एलिगेटर्स माउथ की तरह, तो ये डिफेक्ट हो गया हमारा एलिगेटरिंग, ओके। अब हमारा लास्ट डिफेक्ट है लैमिनेशन। तो अब क्या होता है, जो स्लैब है जिसका हम लोग रोलिंग कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारे इंटरनल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, फिशर्स हो सकते हैं, इंक्लूजन्स हो सकता है, राइट। इनगट में वो सब प्रेजेंट हो सकता है,
और उसको हम लोग रोलिंग के लिए ले आए। अभी ये सब जो होंगे ये वजह बनते हैं लैमिनेशन डिफेक्ट के। लैमिनेशन होता क्या है? लैमिनेशंस आर लेयर्स ऑफ मेटल दैट आर नॉट प्रॉपरली बॉन्डेड। ओके, जो भी हम लोग रोलिंग कर रहे हैं वहां पे एक लेयर हमको दिखेगा जो आपस में प्रॉपरली बॉन्डेड नहीं है। अगर इनगेट में इंटरनल डिफेक्ट्स होंगे तो उस एरिया पे जो मेटल है वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली बॉन्डेड नहीं होगा, वेल्ड नहीं होगा, तो वहां पे एक क्रैक डेवलप होगा जिसको हम लोग लैमिनेशंस कहते हैं। और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये देखिए, ये हमारा रोल्ड पार्ट है और यहाँ पे जो ये दो लेयर है ये आपस में बॉन्डेड नहीं है, तो यहाँ पे एक क्रैक दिख रहा है, तो ये लैमिनेशन हो गया। ओके, तो ये सब था हमारा डिफेक्ट्स इन रोलिंग। विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के डिफेक्ट्स को कवर करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Also click on this bell icon to receive notification of latest updates on my channel. Thank you.